क्या किसी इंसान को अचानक हेलुसिनेशंस या डिल्यूजन हो सकते हैं और फिर कुछ हफ्तों में वो बिल्कुल ठीक भी हो सकता है। आज हम समझेंगे ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर को। Assalamu everyone, welcome to the Global Mind Raj. I hope you all are doing well. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर। हम स्टार्ट करेंगे इसके एक इंट्रो के साथ। ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर ये होता क्या है? ये एक ऐसा मेंटल डिसऑर्डर है जिसमें इंसान को साइकोटिक सिम्टम्स जो हैं वो शो होते हैं, जैसे कि डिल्यूजन्स, हेलुसिनेशन या डिसऑर्गेनाइज थिंकिंग एक शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए, और फिर वो नॉर्मल से अपने वो नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है। जैसे कि साइकोटिक सिम्टम्स जो हैं, जैसे हम हेलुसिनेशंस या डिल्यूजन कहते हैं, वो अचानक से नज़र आना स्टार्ट होते हैं शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए, जैसे कि 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, मैक्सिमम भी कर लें तो वो 1 मंथ, बट लेस देन उसका 1 मंथ होना चाहिए। अगर 1 मंथ से ज़्यादा है तो वो साइकोटिक डिसऑर्डर में नहीं आएगा। 1 मंथ के अंडर जो है वो इंसान उससे रिकवर कर जाएगा। तो इसकी जो ड्यूरेशन होती है वो 1 डे से लेके लेस देन 1 मंथ होती है। इसमें हमें साइकोटिक सिम्टम्स शो होते हैं, और फिर जब साइकोटिक सिम्टम्स शो होते हैं, जब वो टाइम पीरियड गुजर जाता है, फिर हम नॉर्मल अपनी वापस उसी कंडीशन में आ जाते हैं। अब हम इसका DSM-5 के अकॉर्डिंगली डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया देखते हैं। तो इसके 6 डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया हैं, ठीक है। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया 1 क्या कहता है? द प्रेजेंस ऑफ 1 और मोर ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स, डेल्यूजन्स, हेलुसिनेशन, डिसऑर्गेनाइज स्पीच के इसमें से एक या फिर एक से ज़्यादा सिम्टम हमारे अंदर मौजूद होगा। या तो डिल्यूजन्स होंगी, हेलुसिनेशंस होंगी, डिसऑर्गेनाइज स्पीच होगी, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डिस्टर्बेंस इज नॉट बेटर एक्सप्लेन्ड बाय अ मूड डिसऑर्डर विद साइकोटिक फीचर और बाय स्किज़ोफ्रेनिया स्पेक्ट्रम और अदर साइकोटिक कंडीशन। कि आपकी जो डिस्टर्बेंस आ रही है वो आपकी मूड डिसऑर्डर की वजह से नहीं, या जो अदर साइकोटिक फीचर्स हैं जैसे कि स्किज़ोफ्रेनिया आ गया, स्पेक्ट्रम या अदर साइकोटिक डिसऑर्डर, उसकी वजह से नहीं आ रही होगी। The disturbance is not attributable to the physiological effect of a substance, कि आपका जो डिस्टर्बेंस है वो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट नहीं होगा किसी भी सब्सटेंस का, जैसे कि ड्रग अब्यूज़ है, मेडिकेशन है, या किसी भी मेडिकल कंडीशन की वजह से ये नहीं होगा। द डिस्टर्बेंस इज नॉट बेटर एक्सप्लेन बाय द अदर मेंटल कंडीशन, किसी और मेंटल कंडीशन की वजह से डिस्टर्बेंस नहीं आएगी। आपकी जो ड्यूरेशन होगी इस डिस्टर्बेंस की वो एटलीस्ट 1 डे होगी और लेस देन 1 मंथ होगी। रिटर्न टू द प्री मॉर्बिड प्रीवियस लेवल ऑफ फंक्शनिंग, और इस टाइम पीरियड ड्यूरेशन के बाद आप वापस अपनी नॉर्मल फंक्शनिंग में चले जाओगे, ठीक है। क्योंकि आपके साइकोटिक सिम्टम जो होंगे वो शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होते हैं, और उसके बाद आप जो हो नॉर्मल लाइफ की तरफ चले जाते हो। तो ये हमारा डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया। हमारे पास आ जाते हैं कोर सिम्टम्स। हमारे पास सिम्टम्स क्या आएंगे कि हमारा जो साइकोटिक डिसऑर्डर है वो अचानक से आता है, इन सिम्टम्स के साथ कुछ टाइम पीरियड के लिए रहता है, और फिर हमारी लाइफ बैक टू दी नॉर्मल हो जाती है। इन सिम्टम्स में इन्वॉल्व होती हैं डेल्यूजन्स, हेलुसिनेशन, डिसऑर्गेनाइज स्पीच, डिसऑर्गेनाइज बिहेवियर आ जाते हैं हमारे, जो हम इन डिटेल जो है प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। डेल्यूजन्स में डेल्यूजन्स क्या हैं? आपके फॉल्स बिलीव्स होते हैं जिनका रियलिटी से कोई भी ताल्लुक नहीं होता। इसमें आपके पास प्रोसिक्यूटरी आ जाता है, ग्रेंडियोस आ जाएगा, स्मेटिक आ जाएगा, और ये बिलीव्स वो होते हैं जिनमें स्ट्रॉन्ग कन्विक्शंस होती है, जैसे कि बिलीविंग समवन इज प्लानिंग टू हार्म यू, कि आप एक ऐसी चीज़ पे बिलीव करते हो कि कोई आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है। ये सिम्टम आ जाएगा। हेलुसिनेशन, परसीविंग समथिंग दैट इज नॉट प्रेजेंट इन रियलिटी, एक ऐसी चीज़ को परसीव करना जिसका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है, जो है ही नहीं। आवाज़ों का सुनाई देना, चीज़ों का दिखाई देना, चीज़ों का महसूस होना, ये सारी चीज़ें। मोस्ट कॉमनली ऑडिटरी हेयरिंग वॉइसेस के जो ज़्यादातर कॉमन पाई जाती हैं वो ऑडिटरी होती हैं, हेयरिंग वॉइसेस जिसको हम कहते हैं। में ऑल्सो भी विजुअल भी हो सकती हैं, टेक्टाइल भी हो सकती हैं, और फैक्ट्री भी हो सकती हैं, और कस्टेटरी भी हो सकती हैं। इसमें एग्जांपल आ गई हेयरिंग वॉइसेस कमेंटिंग ऑन योर एक्शन, के आपके एक्शंस पे कोई बात कर रहा है। डिसऑर्गेनाइज स्पीच आ जाएगी, स्पीच दैट इज अनक्लियर, इलॉजिकल और हार्ड टू फॉलो, मतलब आपका ऐसे बात करना जो कि एक अनक्लियर पैटर्न को फॉलो कर रहा है, उस बात की कोई लॉजिक नहीं बन रही, और उसको अंडरस्टैंड करना, उसको फॉलो करना डिफिकल्ट हो जाता है। में इंक्लूड लूज एसोसिएशन लूज हो सकती है इसमें। थॉट जंप फ्रॉम वन टॉपिक टू अनदर, आप आधी बात कर रहे हो फिर फौरन से आप दूसरे टॉपिक पे मूव कर गए हो, वो
बात पूरी नहीं हुई कि आप थर्ड टॉपिक की तरफ मूव कर गए हो। तो इस तरह से टॉकिंग इन अ वे दैट डजंट मेक सेंस, एक ऐसे वे में बात करना जिसकी कोई भी लॉजिक या सेंस नहीं बन रही, तो उसको आप डिसऑर्गेनाइज स्पीच में ले आते हो। डिसऑर्गेनाइज बिहेवियर दैट इज ऑड और बिजार, एक ऐसा बिहेवियर जो कि ऑड हो, बिजार हो, अनप्रिडिक्टेबल हो, वो डिसऑर्गेनाइज बिहेवियर में आ जाएगा। जैसे कि मे अपीयर कंफ्यूज्ड, एजिटेटेड और एमलेस नजर आते हो, कंफ्यूज क्या करना है क्या नहीं करना आपको समझ नहीं आ रही, आपके एक्शंस आपकी सिचुएशन के साथ मैच नहीं कर रहे होते। जैसे कि एक्टिंग इन स्ट्रेंज वेज विदाउट एनी क्लियर रीजन, किसी भी बगैर किसी क्लियर वजह के बगैर आप एक ऐसे एक्शंस कर रहे हो जो कि बहुत स्ट्रेंज हो उस सिचुएशन के अकॉर्डिंगली। ठीक है, दिस सिम्टम्स अपीयर सडनली, ये अचानक से आपके अंदर सिम्टम्स आते हैं, शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए रहते हैं और फिर कुछ टाइम के बाद आप अपनी वापस नॉर्मल फंक्शनिंग स्टेट में आ जाते हैं। ड्यूरेशन एंड टाइमलाइन, जैसे कि हमने पढ़ा कि ये एक शॉर्ट टर्म कंडीशन है, सिम्टम अपीयर अचानक आते हैं और ज्यादा देर तक नहीं रहते। ऑनसेट इसका हम देख लें तो सडन ऑनसेट और साइकोटिक सिम्टम, कि आपके अचानक से सिम्टम्स आते हैं जैसे कि डिल्यूजन, हेलुसिनेशन, डिसऑर्गेनाइज स्पीच और बिहेवियर, फिर वो एक्यूट फेज की तरफ जाते हैं। सिम्टम्स में फ्लक्चुएट इन इंटेंसिटी बट यूजुअली लास्ट फॉर शॉर्ट पीरियड, कि आपकी जो सिम्टम्स की इंटेंसिटी है वो कम या ज्यादा हो सकते हैं, आपकी सिम्टम्स ज्यादा या कम हो सकते हैं फ्रीक्वेंसी उसकी, लेकिन वो जो उसका टाइम पीरियड होगा वो शॉर्ट टर्म ही रहेगा। ड्यूरेशन आप क्या ले लेते हो, एटलीस्ट 1 day और लेस देन 1 month। रिकवरी, कंप्लीट रिटर्न टू प्री-मोर्बिड प्रीवियस लेवल ऑफ फंक्शनिंग, के आप फिर वो सिम्टम शो होने के बाद विद इन द मंथ आप अपनी वापस प्री-मोर्बिड कंडीशन में वापस चले जाते हो। फिर आप देखते हो कि कॉजेस और रिस्क फैक्टर क्या है इसके, तो इसका कोई भी एक जो कॉज कहें तो वो एक फुली नोन नहीं है, बट इसमें काफ़ी सारे फैक्टर्स जो है इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि बायोलॉजिकल फैक्टर, साइकोलॉजिकल फैक्टर, इन्वायरमेंटल फैक्टर, सिचुएशनल फैक्टर्स इंक्लूड हो जाते हैं, सब्सटेंस और मेडिकल कॉन्ट्रीब्यूशंस भी आ सकती है। बायोलॉजिकल फैक्टर्स जैसे कि फैमिली हिस्ट्री हो गई, आपके साइकोटिक और मूड डिसऑर्डर के साथ जेनेटिक वल्नरेबिलिटी आ जाती है, न्यूरोकेमिकल इम्बैलेंसमेंट आ रही है, डोपामीन और सेरोटोनिन की, तो वो आ जाएगा। ब्रेन स्ट्रक्चर और फंक्शन में डिफरेंस आ रहा है तो वो एक लॉजिक हो सकता है। साइकोलॉजिकल फैक्टर की बात करें तो आपकी हाई स्ट्रेस एंड कोपिंग, पुअर कोपिंग स्किल्स, प्रीवियस ट्रॉमा और इमोशनल अब्यूज, आपको प्रीवियस ट्रॉमा रहा है या इमोशनल अब्यूज रहा है तो ये एक कॉज रह सकती है। पर्सनैलिटी वल्नरेबिलिटी, इम्पल्सिव है, लो सेल्फ स्टीम है, स्लीप डेप्रिवेशन है, तो ये रीज़न हो सकता है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स की बात करें तो उसमें आपके पास सिग्निफिकेंट लाइफ इवेंट्स आ जाते हैं जिसके लॉस, रिलेशनशिप ब्रेक, जॉब और एकेडमिक प्रेशर, सोशल आइसोलेशन आ जाएगी, लैक ऑफ सपोर्ट आ जाएगी, चाइल्डहुड एडवर्सिटी आ जाती है। सिचुएशनल फैक्टर्स की बात करें तो मार्क्ड स्ट्रेसेस जैसे कि ट्रॉमेटिक इवेंट आ गया, पोस्टमार्टम पीरियद आ जाता है, हार्मोनल एंड इमोशनल चेंजेस, सडन चेंज इन एनवायरनमेंट के अंदर चेंज आ गया, कल्चर के अंदर चेंज आ गया, तो ये एक फैक्टर हो सकता है। देन लास्ट आ जाता है आपके पास सब्सटेंस और मेडिकल कंट्रीब्यूशन, सब्सटेंस दिया है आपने या विड्रॉ किया है, जैसे कि कैनबिस कोई भी स्टिमुलेंट हो गया तो उससे आपने विड्रॉ किया था तो उसकी वजह से हो सकता है। सडन मेडिकेशन, आपने कोई मेडिकेशंस लिए जैसे कि स्टीरॉइड्स और ड्रग्स वगैरह, कोई डोपामाइनर्जिन जिसको हम कहते हैं, तो मेडिकल कंडीशन की बात कर लें आप तो वो ब्रेन पे इफेक्ट करती है, जिसकी इन्फेक्शन है, कोई थायराइड डिसऑर्डर आ गया, सारी जितनी भी आपकी एक वल्नरेबिलिटी और स्ट्रेसर का कॉम्बिनेशन जो है वो यूजली कॉज बनती है आपके ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर की। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर की। तो टाइप्स की बात करें तो DSM-5 ने हमें 3 तरह के स्पेसिफायर्स बताए हैं, विद मार्क्ड स्ट्रेसर, विदाउट मार्क्ड स्ट्रेसर और पोस्टमार्टम ऑनसेट। विद मार्क्ड स्ट्रेसर क्या आता है कि साइकोटिक सिम्टम अकर इन रिस्पॉन्स टू एन आइडेंटिफाइड और मार्क्ड स्ट्रेसर, के आपका स्ट्रेसर आया था, एक सिचुएशन आई थी, एक इंसिडेंट कह लें, नेचुरल डिजास्टर कह लें, लॉस कह लें किसी का लव्ड वंस का या किसी असोल्ट का, तो ये जिस तरह की कंडीशन आई वो आपका एक स्ट्रेसर है। उसके बाद आपका जो है ब्रीफ साइकोटिक कंडीशन आई आपके अंदर, क्लियरली कनेक्शन बिटवीन स्ट्रेसर एंड ऑनसेट, पहले आपका स्ट्रेसर आया फिर आपका ऑनसेट आया। सिम्टम बिगिन सून आफ्टर द स्ट्रेसर, जैसे ही आपकी कंडीशन आई उसके कुछ दिनों बाद या कुछ अरसे बाद आपकी सिम्टम
स्टार्ट हो गए दिखना विदाउट मार्क स्ट्रेसर कि आपकी ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं आई थी, ना भी कोई सीवियर इंसिडेंट हुआ था, ना ही कोई नेचुरल डिजास्टर या लॉस ऑफ लव्ड वंस, असॉल्ट, कुछ भी नहीं हुआ था। आपकी सडन ऑनसेट जो है बस हेलुसिनेशंस या डिल्यूजन जो है वो स्टार्ट हो गई। साइकोटिक सिम्टम अक्कर विदाउट एनी आइडेंटिफाइबल मार्क स्ट्रेसर, कोई भी आपको मार्क स्ट्रेसर नजर नहीं आया और अचानक से आपको जो सिम्टम्स हैं वो शो होना स्टार्ट हो गए। की फीचर नो क्लियर एक्सटर्नल ट्रिगर नहीं है, स्ट्रेसर नहीं है और ऑनसेट इसका सडन होगा। देन हमारे पास थर्ड आ जाता है पोस्टपार्टम ऑनसेट। तो ये जो साइकोटिक सिम्टम है ये ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी आपको नजर आना स्टार्ट होते हैं या फिर आफ्टर द डिलीवरी के फौरन बाद 4 वीक्स तक ये सिम्टम लास्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस दौरानिए में आपको ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर के सिम्टम देखने को मिल सकते हैं। पोस्टमार्टम साइकोसिस प्रेजेंटिंग विद डिल्यूजन्स, कंफ्यूजन और एजिटेशन, तो इस कंडीशन में आपको इस तरह के सिम्टम्स देखने को मिल जाएंगे। यूजुअली बिगिन इन द लास्ट ट्राइमेस्टर, जो आपका लास्ट ट्राइमेस्टर चल रहा होता है या शॉर्टली आफ्टर चाइल्ड बर्थ आप दे देते हो तो वहाँ तक भी आपकी ड्यूरेशन जा सकती है। मे इंक्लूड मूड सिम्टम, आपको मूड सिम्टम्स भी इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है असेसमेंट एंड डायग्नोसिस। ठीक है, तो आपकी जो असेसमेंट होती है वो बेस करती है आपके क्लिनिकल इंटरव्यू के ऊपर, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन के ऊपर, आपकी साइकोमेट्रिक असेसमेंट के ऊपर, मेडिकल एंड लैब इवैल्यूएशन के ऊपर और डिफरेंशियल डायग्नोसिस। आप इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हो पहले एंड देन आप जो है उसको डायग्नोसिस की तरफ जाते हो। क्लिनिकल इंटरव्यू क्या करते हो आप इसमें? एक्सप्लोर ऑनसेट, उसका ऑनसेट क्या था, उसकी ड्यूरेशन क्या थी और नेचर ऑफ सिम्टम्स क्या थे, आप ये पता करते हो थ्रू इंटरव्यू। आइडेंटिफाई एनी स्ट्रेसर और लाइफ इवेंट, आप स्ट्रेसर मालूम करते हो कि आपकी लाइफ में कोई पहले स्ट्रेसर तो नहीं था, कोई लाइफ इवेंट तो नहीं आया था जिसकी वजह से ये सिम्टम आ रहे हैं। असेस इम्पैक्ट ऑफ फंक्शनिंग, क्या आपकी फंक्शनिंग के ऊपर इन सिम्टम्स की कोई इम्पैक्ट आ रहा है, किस तरह का इम्पैक्ट आ रहा है वो आप चीज़ें देख लोगे। ऑब्टेन पर्सनल एंड फैमिली साइकेट्रिक हिस्ट्री, आप फैमिली की हिस्ट्री लोगे कि पहले किसी फैमिली मेम्बर को तो ये साइकोटिक डिसऑर्डर की हिस्ट्री तो नहीं रह चुकी। मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन की तरफ जाते हैं फिर आप, जिसमें आप देखते हो कि उसकी अपीयरेंस कैसी थी, क्लाइंट किस तरह अपीयर होके आया, उसका बिहेवियर कैसा है, उसका मूड कैसा है। असेस थॉट कॉन्टेक्स्ट, उसका कंटेंट देखो कि उसको डिल्यूजन्स आ रही हैं या परसेप्शंस आ रही हैं, किस तरह की आ रही हैं। चेक स्पीच, उसकी स्पीच देखो क्लियर बोल रहा है या उसकी स्पीच जो है फ्लक्चुएट कर रही है या इलॉजिकल है, तो वो चीज़ें आप देखोगे। कंडीशन देखोगे, उसकी इंसाइट और जजमेंट देख लोगे मेंटल असेसमेंट में। फिर आप जाते हो साइकोमेट्रिक असेसमेंट की तरह। ठीक है, नो स्पेसिफिक टेस्ट फॉर बीपीडी, इसके लिए कोई स्पेसिफिक टेस्ट नहीं है बट एक स्केल है जो कि हेल्प करता है असेस करने में सिम्टम्स की सिवियरिटी को, जिसमें आपके पास बीपीआरएस आ जाता है, ब्रीफ साइकेट्रिक रेटिंग स्केल्स, और पैंस जो कि मेन हेलुसिनेशंस और डिल्यूजन्स की सिवियरिटी के लिए आ जाता है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव सिंड्रोम स्केल आ जाएगा आपका। मेडिकल एंड लैब इवैल्यूएशन आ जाती है आपकी, वो आप जाहिर सी बात है साइकेट्रिस्ट की अगर आपको रेफर करता है तो उसकी बेस पे ही आप करवाओगे, साइकोलॉजिस्ट आपको कभी रेफर नहीं करेगा। लेकिन मेडिकल एंड लैब इवैल्यूएशन में आपके पास आ जाएगा रूल आउट सब्सटेंस यूज और विड्रॉल। देन आपके पास आ जाएगा फिजिकल एग्जाम एंड बेसिक लैब, सीबीसी, थायराइड, B12, इलेक्ट्रोलाइट, CTC, कंसीडर न्यूरो इमेजिंग, CT जैसे कि आ जाता है MRI इफ नीडेड। तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस की तरफ जा रहे होते हैं आपके, कोई और सिम्टम्स तो नज़र नहीं आ रहे, स्किज़ोफ्रेनी फॉर्म डिसऑर्डर तो नहीं है, स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स तो नहीं है, मूड डिसऑर्डर विद साइकोटिक फीचर, क्योंकि इनके जो है सिम्टम मिलते जुलते होते हैं, बस दौरानिया का फ़र्क होता है और ऊपर नीचे कुछ सिम्टम्स का फ़र्क होता है। तो हमने एक डिटेल में जब आप डायग्नोसिस करते हो, असेसमेंट करते हो, तो आपको पता चलता है उसमें डिफरेंशियल डायग्नोसिस भी करना बहुत ज़रूरी होता है। तो मेडिकल न्यूरोलॉजिकल कंडीशन भी आप देख लोगे। तो जब आप सब कुछ कर देते हो, क्लिनिकल इंटरव्यू, मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन, साइकोमेट्रिक असेसमेंट, मेडिकल एंड लैब इवैल्यूएशन, डिफरेंशियल डायग्नोसिस, तो फिर आप डायग्नोसिस की तरफ जाते हो। ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट, ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर जो है ये ट्रीटेबल होता है और बहुत से लोग इससे रिकवर भी कर चुके हैं अगर उनको प्रॉपर इंटरवेंशन और सपोर्ट प्रोवाइड की जाए। तो ट्रीटमेंट में क्या आ जाता है, सबसे पहले आपके पास मेडिकेशन आ जाएगा, साइकोथेरेपी आ जाएगा, फैमिली सपोर्ट आ जाती है, लाइफस्टाइल एंड सेल्फ केयर आ जाएगी, फॉलो अप एंड रिलैप्स प्रिवेंशन आ जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं मेडिकेशन की, तो इसमें एंटी साइकोटिक मेडिकेशन आर दी मेन स्टे।
हेल्प रिड्यूस डिल्यूजन, इससे क्या होगा, आपकी डिल्यूजन्स को, हेलुसिनेशंस और एजिटेशन को कम करेंगी ये मेडिकेशन। शॉर्ट टर्म यूज इज यूजली रिकमेंडेड, ज़्यादातर इसको जो है शॉर्ट टर्म यूज में लाया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगी साइकोथेरेपी, सपोर्टिंग साइकोथेरेपी टू प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट एंड रिड्यूस एंजाइटी, कि आप क्लाइंट को इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करोगे और उसकी एंजाइटी को रिड्यूस करोगे। सीबीटी में हेल्प इन मैनेजिंग स्ट्रेस, जो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी होती है वो आपकी मदद करती है स्ट्रेस को मैनेज करने में, नेगेटिव थॉट्स से फाइट करने में और रिलैप्स प्रिवेंशन में। साइको एजुकेशन फॉर द क्लाइंट एंड फैमिली, कि आप क्लाइंट को और फैमिली को दोनों को साइको एजुकेशन प्रोवाइड करोगे। इसमें हमारा फोकस जो होता है वो आ जाता है कोपिंग स्किल्स, स्ट्रेस मैनेजमेंट और इंसाइट। देन आप बात करते हो फैमिली सपोर्ट की। फैमिली इन्वॉल्वमेंट, इम्प्रूव ट्रीटमेंट अवेयरनेस। ऑब्वियसली फैमिली अगर सपोर्टिव होती है तो आपका ट्रीटमेंट बहुत अच्छी तरह हो सकता है और आप बेटरमेंट की तरफ जा सकते हैं। प्रोवाइड अ काम, सपोर्टिव एंड नॉन जजमेंटल एनवायरनमेंट, कि आप एक काम, सपोर्टिव और नॉन जजमेंटल क्लाइंट को प्रोवाइड करें। फैमिली को एजुकेट करें क्लाइंट की कंडीशन के बारे में, उसकी रिकवरी प्रोसेस के बारे में, और अगर फैमिली सपोर्टिव रहती हैं तो आपका आउटकम जो है वो भी बेटर आ सकता है। लाइफस्टाइल एंड सेल्फ केयर, आपकी स्लीप रेगुलर हो, आपकी डाइट हेल्दी हो, फिजिकल एक्टिविटीज़ आप करो, सब्सटेंस यूज़ को आप अवॉइड करो, स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स को यूज़ करो जिसमें आपके पास माइंडफुलनेस आ जाती है, रिलैक्सेशन आ जाती है, ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस आ जाती हैं। इसका गोल क्या होता है, ताकि आप वेलबींग और स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सको। फॉलोअप्स एंड रिलैप्स प्रिवेंशन, रेगुलर फॉलोअप टू मॉनिटर सिम्टम्स एंड मेडिकेशन साइड इफेक्ट्स, आप रेगुलर फॉलोअप की तरफ जाते हो ताकि आप मॉनिटर कर सको सिम्टम्स का और मेडिकेशन के साइड इफेक्ट्स तो नहीं आ रहे। अर्ली रिकॉग्निशन ऑफ वार्निंग साइन, क्या आप वार्निंग साइंस जो हैं उसको अर्ली रिकॉग्नाइज कर लेते हो। तो कंटिन्यू जो है ट्रीटमेंट एज एडवाइज टू प्रिवेंट रिलैप्स, आप रिलैप्स से प्रिवेंट करने के लिए आप ट्रीटमेंट को अवॉइड रखते हो। अर्ली ट्रीटमेंट इज इक्वल टू बेटर रिकवरी एंड प्रोग्नोसिस, अगर हमें अर्ली ट्रीटमेंट मिल जाता है तो हम बेटर रिकवरी की तरफ जा सकते हैं और हमारी लाइफ में प्रोग्नोसिस आ सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर का डिफरेंस क्या है स्किज़ोफ्रेनिफॉर्म डिसऑर्डर के साथ और स्किज़ोफ्रेनिया के साथ। तो ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर की जो ड्यूरेशन होगी वो एटलीस्ट 1 डे होगी बट लेस देन 1 मंथ होगी, और स्किज़ोफ्रेनिया डिसऑर्डर की जो ड्यूरेशन होती है वो एटलीस्ट 1 मंथ होती है बट लेस देन 6 मंथ होगी, और स्किज़ोफ्रेनिया की जो होती है ड्यूरेशन वो 6 मंथ होती है और मोर 6 मंथ कम से कम होनी चाहिए और उससे ज़्यादा भी हो सकती है। इंक्लूड एटलीस्ट 1 मंथ ऑफ एक्टिव फेज सिम्टम्स, की उसमें 1 मंथ के एक्टिव फेज सिम्टम्स भी आ रहे हो। ऑनसेट आ जाता है आपका तो सडन ऑनसेट होता है, ऑफन विद इन आवर्स टू डेज तक, जबकि स्किज़ोफ्रेनिफॉर्म में आपका सब एक्यूट ऑनसेट होता है, डेज से हफ्ते भी लग सकते हैं। और स्किज़ोफ्रेनिया का ऑफन इंसीडियस होता है, ग्रेजुअल ऑनसेट ओवर वीक टू मंथ, जबकि आप स्ट्रेसर की बात करते हो तो यूजली एसोसिएट विद अ मार्क्ड स्ट्रेसर, ये मार्क्ड स्ट्रेसर के साथ आता है कि आपका कोई ना कोई स्ट्रेसर आया था तो उसकी वजह से हो सकता है आपको ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर आया हो। तो जो स्किज़ोफ्रेनिफॉर्म होता है वो मे और मे नॉट बी एसोसिएटेड विद अ मार्क्ड स्ट्रेसर, कि ये अचानक भी हो सकता है और ये किसी मार्क्ड स्ट्रेसर के साथ भी हो सकता है। स्किज़ोफ्रेनिया नॉट नेसेसरली एसोसिएटेड विद स्ट्रेसर के, ये ज़्यादातर एसोसिएट नहीं करता स्ट्रेसर के साथ। सिम्टम्स की बात करें तो इसमें हमारे पास डिल्यूजन्स, हेलुसिनेशन, डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच और बिहेवियर आ जाता है, और स्किज़ोफ्रेनिफॉर्म में सेम एज स्किज़ोफ्रेनिया और साइकोटिक सिम्टम्स ही होते हैं, और स्किज़ोफ्रेनिया में भी सेम एज अबाउट प्लस में इंक्लूड नेगेटिव सिम्टम, के इसमें भी वही सिम्टम आएंगे बट इसमें कुछ नेगेटिव सिम्टम्स भी आ जाते हैं, जैसे कि फ्लैट इफेक्ट आ गया, वॉल्यूशन आ गया, सोशल विड्रॉल आ गया, जो कि हम स्किज़ोफ्रेनिया में इन डिटेल डिस्कस करेंगे बाद में। फंक्शनिंग की बात करें तो मार्क्ड इम्पेयरमेंट ड्यूरिंग एपिसोड बट फुल रिटर्न टू प्रीवियस लेवल ऑफ फंक्शनिंग आफ्टर रिकवरी, ठीक है, कि जब आपका एपिसोड चल रहा होता है तब आपकी इम्पेयरमेंट आती है, बट जब आपका एपिसोड खत्म होता है आप वापस अपनी नॉर्मल कंडीशन में चले जाते हो। इम्पेयर ड्यूरिंग इलनेस, कि आप जब आपको इलनेस है तब आप इम्पेयर्ड रहते हो, मे रिटर्न टू दी, आप प्रीवियस कंडीशन में जा सकते हो इफ रिकवर्ड विद इन 6 मंथ, अगर आप 6 मंथ्स के अंदर अंदर रिकवर हो जाते हो। persistent decline in social, occupational और सेल्फ केयर फंक्शनिंग ओवर टाइम, ठीक है। स्किज़ोफ्रेनिया में क्या होगा कि आपका डिक्लाइन ही आता जा रहा है सोशल, ऑक्यूपेशनल और सेल्फ केयर फंक्शनिंग में, ठीक है, आप वापस रिटर्न नहीं कर पा रहे हो। प्रोग्नोसिस
अगर बात की जाए तो ब्रीफ साइकोटिक की एक्सीलेंट हो सकती है, कंप्लीट रिकवरी की तरफ आप जा सकते हो। स्किज़ोफ्रेनिया की स्किज़ोफ्रेनी फॉर्म की बात करें तो आपकी जो है ग्रेजुअली गुड होती है, मैनी रिकवर फुली की तरफ जाते हैं। जबकि स्किज़ोफ्रेनिया की बात करें तो क्योंकि ये एक क्रोनिक डिसऑर्डर है तो ये वेरिएबल हो सकता है, वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। नेक्स्ट हम इस पे केस स्टडी ले लेते हैं। हम क्लाइंट की बैकग्राउंड देखें तो a 20-year-old university student was brought to the emergency department by her family due to sudden behavioral changes and talking about the strange thing। ठीक है कि एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट था, उसको इमरजेंसी डिपार्टमेंट में लाया गया, उसकी एज 22 थी, उसकी फैमिली उसको लेकर आई थी क्योंकि उसके अंदर बिहेवियर के अंदर अचानक से चेंज आया था और वो अजीब सी चीज़ों के बारे में बात कर रही थी। ठीक है, प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स क्या थी कि believes her phone is hacked and people are sending her secret message कि उसका मोबाइल हैक हो चुका है और लोग उसे सीक्रेट मैसेजेस सेंड कर रहे हैं। states that her neighbors are plotting against her कि उसके जो नेबर्स हैं वो उसके खिलाफ कोई ना कोई साजिश कर रहे हैं, प्लॉट कर रहे हैं। talks to herself and her laughs inappropriately कि वो अपने आप से बात करती है खुद ही और फिर हंसने लग जाती है खुद ब खुद। नॉट स्लीपिंग फॉर 2 to 3 nights, 2-3 रातों से सोई नहीं है, वेरी एंशियस है और डरी हुई है। हिस्ट्री क्या थी? हिस्ट्री ली तो उसके सिम्टम्स स्टार्टेड सडनली 3 days ago after a heated argument with her friend and academic stress। ठीक है कि सिम्टम्स उसके 3 दिन पहले आना स्टार्ट हुए जब उसकी दोस्त के साथ एक आर्ग्यूमेंट आया और उसको एकेडमिक स्ट्रेस भी था। कोई भी पास्ट एपिसोड नहीं देखे गए, कोई भी सब्सटेंस यूज की हिस्ट्री भी नहीं देखी गई, कोई भी न्यूरोलॉजिकल इलनेस से सिग्निफिकेंट मेडिकल स्टेटमेंट भी नहीं देखी गई। तो जब हमने उसकी मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन की तो उसकी जो अपीयरेंस थी अनकेप्ट थी, एंशियस थी, स्पीच उसकी प्रेशर्ड एट टाइम्स थी, प्रेशर जैसे उसके ऊपर कोई प्रेशर हो इस तरह से बात करी थी। मूड उसका एंशियस इरिटेबल था, थॉट्स उसकी डेल्यूजन्स ऑफ परसिक्यूशन थी और हेलुसिनेशंस उसकी ऑडिटरी थी। ठीक हो गया, इंसाइट उसकी पुअर थी। असेसमेंट की तो हमें साइकोटिक सिम्टम प्रेजेंट मिले जिसमें आपके पास डेल्यूशंस और हेलुसिनेशंस के सिम्टम्स आ गए। ड्यूरेशन 3 days, लेस देन 1 month के अंदर आ रहा है आपका। सडन ऑनसेट आया था इसका, एसोसिएटेड विद मार्क स्ट्रेसर आया आपका। क्या स्ट्रेसर था? एक तो फ्रेंड कन्फ्लिक्ट था और सेकेंडली एकेडमिक स्ट्रेस था। ये 2 स्ट्रेसर देखने को मिले हमें। तो हमने फिर डायग्नोसिस क्या किया इसको? ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर विद मार्क स्ट्रेसर एज पर DSM-5 TR क्राइटेरिया। ठीक हो गया। मैनेजमेंट प्लान की बात करें तो हम फिर किस तरफ गए? शॉर्ट टर्म एंटी साइकोटिक मेडिकेशन, सपोर्टिव साइकोथेरेपी एंड साइको एजुकेशन, फैमिली सपोर्ट एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट, क्लोज फॉलो अप एंड मॉनिटरिंग। क्योंकि क्लाइंट को प्रॉपरली ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया गया और सपोर्ट प्रोवाइड की गई टाइमली, तो जो मोस्ट इंडिविजुअल होते हैं तो वो विद इन फुली डेज रिकवर कर जाते हैं। तो जो क्लाइंट था उसने एज एक्सपेक्टेड इन डेज में रिकवर कर लिया। ठीक हो गया। तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस इधर आपका टेबल दिया गया कि कौन कौन से डिसऑर्डर्स के साथ आप इसको डिफरेंशियल डायग्नोस कर सकते हो। एक तो ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर है, स्किज़ोफ्रेनिफॉर्म डिसऑर्डर है, स्किज़ोफ्रेनिया है, स्किज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर है, मूड डिसऑर्डर साइकोटिक फीचर्स आ जाता है, सब्सटेंस मेडिकेशन इंड्यूस साइकोटिक डिसऑर्डर है, साइकोटिक डिसऑर्डर ड्यू टू अनदर मेडिकल कंडीशन है। तो इसको भी आप एक बार देख लीजिएगा, इसको ड्यूरेशन, ऑनसेट की फीचर्स को। तो ये हमारे पास डिफरेंशियल डायग्नोसिस आ जाता है। ये क्विक रिवीजन चार्ट भी आपके पास आ गया, उसकी सारी जितनी भी ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर का डिफरेंस था स्किज़ोफ्रेनिफॉर्म या स्किज़ोफ्रेनिया के साथ, उसकी ड्यूरेशन, ऑनसेट, स्ट्रेस, कोर्स सिम्टम, फंक्शनिंग, प्रोग्नोसिस, स्पेसिफाइड एग्जांपल्स। तो ये भी आप देख लें, यहाँ से आपको एक इजीली रिवीजन भी हो जाएगी। कंक्लूजन, तो ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर जो है वो सीरियस है बट ट्रीटेबल कंडीशन है। अगर हम इसकी अर्ली रिकॉग्निशन कर लें, एक्यूरेट डायग्नोसिस दे दें और टाइमली सपोर्ट प्रोवाइड कर दें तो इंडिविजुअल जो है वो फुली रिकवरी की तरफ जा सकता है और अपनी नॉर्मल फंक्शनिंग की तरफ जा सकता है। तो आज की इस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा कि ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर
लास्ट करता है 1 डे तक और लेस देन 1 मंथ। स्ट्रेसर लिंक्ड होता है कि आपका कोई ना कोई स्ट्रेसर हुआ था और उसके बाद आपका जो है सिम्टम्स शो होना स्टार्ट हुए, लेकिन हर बार नहीं भी हो सकता स्ट्रेसर लिंक। एक्यूट ऑनसेट की अचानक आपका ऑनसेट आता है, साइकोटिक सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं जिसमें जैसे कि डिल्यूजन, हेलुसिनेशन, डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर। गुड प्रोग्नोसिस, एक्सीलेंट प्रोग्नोसिस होता है अगर आपको टाइमली ट्रीटमेंट और सपोर्ट प्रोवाइड की जाए। होलिस्टिक केयर, इसमें आप क्या देते हो? मेडिकेशन, थेरेपी, फैमिली सपोर्ट एंड सेल्फ केयर ऑल प्ले अ वाइटल रोल। अर्ली इंटरवेंशन की तरफ आप जाते हो कि अर्ली रिकॉग्निशन एंड इंटरवेंशन प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन एंड प्रमोट फुल रिकवरी। तो बस यही था आज का हमारा लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब फॉर मोर साइकोलॉजिकल लेक्चर एंड मेंटल हेल्थ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।